Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां पर हम इस जमीन के बड़े बड़े राज खोलेंगे, जैसे हिमालयस इतने ऊंचे क्यों हैं, नदियां पहाड़ों से निकलकर प्लेन्स पर क्यों जाती हैं, या फिर ये जो पूरी अर्थ है इसमें कितना पानी है और कितनी जमीन है। तो जब हम ये सारी चीजें सोच रहे हैं तो वहीं पर हम बात करेंगे लैंड फॉर्म्स की। माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर्स, आइलैंड्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम ये भी समझेंगे कि जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, वो नदियों के किनारे ही क्यों बनी, कैसे इन पहाड़ों ने, इन प्लेटूज ने हमारी लाइफस्टाइल को शेप किया है, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को शेप किया है। तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं और अपनी धरती माता के बड़े बड़े राज खोलने वाले हैं और धरती माता को ऊपर से लेकर नीचे तक इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ, जहां पर सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर को कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम अपनी अर्थ को देखते हैं, अगर आप अर्थ को देखो तो ये हर जगह फ्लैट तो नहीं है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे को है, कहीं सीधी दिखाई देती है, तो इट इज नॉट फ्लैट, करेक्ट। तो इसमें से सिर्फ 29% वो हिस्सा है जहां पर लैंड है और बाकी सब जगह पानी है। तो अगर मैं आपको ये ग्लोब टाइम टू टाइम मैं आपको ये दिखाती रहूंगी, तो इस ग्लोब में ये जो आपको ग्रीनिश ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ऑल वाटर। और जो व्हाइट में दिखाई दे रहा है वो है लैंड मासेस, और उन लैंड मासेस में जो आपको येलो कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं वो हम इस ग्लोब में अलग अलग कंट्रीज को दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो लैंड फॉर्म्स में आते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड मेनी मोर। अब दे वेरी फ्रॉम फ्लैट एरियाज टू हिली और माउंटेनियस रीजन्स। अब जो लैंड फॉर्म्स हैं दे आर फॉर्म्ड एंड शेप्ड ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बाय नेचुरल फोर्सेस। तो ये जो लैंड फॉर्म्स बने हैं, ये पहाड़ हैं, ये बेसिन्स हैं, प्लेटूज हैं, ये इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। और बने कैसे हैं? नेचुरल फोर्सेस से। कभी बारिश हो गई, कभी हीट, कभी फ्रॉस्ट, कभी एकदम से भूकंप आ गया, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने लग गई। तो बस वैसे ही यहाँ पर पूरा का पूरा अर्थ शेप हुआ है। अब अगर आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं तो विद डेट से समझाती हूँ, ज्यादा नाम में नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो ये ऑलमोस्ट 250 MYA, so MYA means millions of years ago। तो अराउंड 200-250 साल पहले की बात करें तो ये जो पूरा लैंड मास था, हमारे जो आसपास लैंड मास है, ये पूरा का पूरा एक साथ था, ठीक है। और इसे कहा जाता था पैंजिया, ठीक है। उसके बाद टाइम बीता और अब हम कुछ 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये लैंड मासेस ना थोड़ा हमें दूर होते हुए दिखाई दिए, फिर उसके बाद थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं 150 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पर लैंड मासेस और दूर हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम कुछ 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पर ये लैंड मासेस और थोड़े दूर देखे जा रहे हैं। और अगर हम आज का प्रेजेंट टाइम देखें तो प्रेजेंट डे में हम अपने अर्थ को कुछ ऐसा देखते हैं जहाँ पर लैंड मासेस पूरे बिखर चुके हैं और बाकी पानी है। तो पानी में ये कहीं ना कहीं फ्लोट हो रहा है सब कुछ, करेक्ट। अब ये है वो आज का अर्थ, आज का ग्लोब, करेक्ट। तो इस ग्लोब में अगर आप देखोगे ना तो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं और इन बड़े बड़े ह्यूज लैंड मासेस को विच आर सराउंडेड बाय द ओशंस, उन्हें हम बुलाते हैं क्या? कॉन्टिनेंट्स। ये कॉन्टिनेंट्स दे फॉर्म द प्राइमरी डिविजन्स ऑफ लैंड ऑन अर्थ। तो ये हमारे अर्थ को
प्राइमरली यही डिवाइड करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ देखो, अब मैं ग्लोब को घुमाऊंगी, आप इसमें जो वाइट कलर वाला जो स्पेस है आप उसको देखना, वो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी आपके सामने अफ्रीका आ रहा है, एक बड़ा सा इन्वर्टेड सा ट्रायंगल है। थोड़े अगर आप आगे जाओगे तो ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका। कैसे याद रखेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है नॉर्थ अमेरिका और सदर्न हेमिस्फीयर में है साउथ अमेरिका, करेक्ट। अब थोड़ा सा और इस तरफ जाएंगे, अब हमें हमारा कंट्री भी दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर क्या है? ये है एशिया, और एशिया का जो लैंड मास है इट इज कनेक्टेड टू द यूरोप। तो इस पूरी लैंड मास को एक साथ हम बुलाते हैं यूरेशिया, करेक्ट। अब इसी में अगर आप नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे, तो आपको ये अलग से एक लैंड मास दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और बिल्कुल नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में है एंटार्क्टिका, करेक्ट। तो ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स, मतलब वो ह्यूज लैंड मासेस की यहाँ पर बात हो रही है। So there are 7 continents in total on the earth. Now these 7 continents are, the largest is Asia, then second largest Africa. तो ये बिल्कुल इनके साइज के ऑर्डर पर है, ठीक है। So decreasing साइज के ऑर्डर पर है। तो एशिया, अफ्रीका, तो यहाँ भी मार्क करें थोड़ा सा, तो ये है येलो इज एशिया। अब दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, देन दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, नीचे है एंटार्क्टिका। फिर अगर हम इधर आए तो ये वाला जो है दिस इज यूरोप, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब यही 7 कॉन्टिनेंट्स है जिनको अभी हमने वहां पर मार्क किया है। तो इन सभी कॉन्टिनेंट्स में ये जो सबसे नीचे हमारा कॉन्टिनेंट है विच इज एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं देखी गई है, यहाँ की कंडीशंस की वजह से। पढ़ेंगे आगे। Now let us start with the first continent, the largest continent which is Asia. तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला जो एरिया है this is all Asia, और एशिया में ही आती है हमारी कंट्री इंडिया। Now it covers 1/3 of the Earth's land mass. So it covers 1/3 of the Earth का जो लैंड मास है उसमें से 1/3 हिस्सा सिर्फ एशिया के पास है। So it shares land with Europe. Combined land mass is called as Eurasia, as we discussed. तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा बड़ा सा आपको ना लैंड मास दिखाई देगा। तो ये एशिया है और इसके इस तरफ है यूरोप। तो एशिया और यूरोप जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, और ये जो कनेक्शन है ये इस पूरे लैंड मास को हम एक साथ बुलाते हैं यूरेशिया। अब अगर आप ध्यान से एशिया को फिर से देखो, ठीक है, तो अब ये आ गया एशिया, राइट। तो एशिया का जो नॉर्थ है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये नॉर्थ पोल के पास है। तो एशिया के नॉर्थ पोल में है आर्कटिक ओशन। कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। इसके अगर आप ईस्ट में आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन ना आप अमेरिका में भी पढ़ोगे, तो ये अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पर एशिया है। तो इनके बीच में जो ओशन है दैट इज कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। देन अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर ये इंडिया है और इंडिया के नीचे जो ओशन है दैट इज द इंडियन ओशन। तो अब ये तो हो गया, हमने पूरे डायरेक्शंस पहले बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में है आर्कटिक, ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, साउथ में है इंडियन ओशन। अब वेस्ट में क्या है? वेस्ट में कोई ओशन नहीं, बट वेस्ट में एक दूसरा कॉन्टिनेंट है जिसे हम यूरोप बुलाते हैं। अब अगर आप इसको मैप में ना, कभी मैप को ध्यान से अगर आप रीड करो तो ये जो एशिया है ना, एशिया और यूरोप को ना 3 चीजें डिस्कनेक्ट कर रही हैं। सबसे पहली है अर्ल माउंटेन, सेकेंड इज द ब्लैक सी, एंड थर्ड वन इज द कैस्पियन सी। तो ये तीनों चीजें बेसिकली एक बाउंड्री बनाती हैं एशिया और यूरोप की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखो, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एशिया, जो रेड कलर में है। यहाँ पर पूरा आपको अर्ल माउंटेन्स दिखाई देंगी, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पर कैस्पियन सी और ब्लैक सी भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली जो हमें यूरोप से डिस्कनेक्ट कर रहा है। नाउ अफ्रीका विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो अब देखो अफ्रीका देखने में काफी बड़ा सा नजर आता है, मतलब एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट नजर आता है। तो ये कैसा है? एक
इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसा कॉन्टिनेंट है। इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये अफ्रीका है एंड लेट मी शो यू दिस इज अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका एंड अमेरिका, करेक्ट। तो अफ्रीका और अमेरिका के बीच में यहां पर एक ओशन है विच इज द अटलांटिक ओशन, राइट। तो ये ओशन के नाम याद होने चाहिए क्योंकि ये किसी के ईस्ट में आएंगे तो किसी के वेस्ट में आएंगे। तो मैं फिर से यहाँ पर डायरेक्शंस बना रही हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर आप इसके वेस्ट में देखो, अगर आप अफ्रीका के वेस्ट में देखो तो आपको दिखाई देगा अटलांटिक ओशन। अगर आप इसके नॉर्थ में देखो तो यहां पर दिस इज अफ्रीका और इसके ऊपर है यूरोप। अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक सी है जिसे हम मेडिटेरेनियन सी बुलाते हैं। उसके बाद अगर हम ईस्ट की तरफ जाए तो इसके ईस्ट में एशिया है, राइट। और यहां पर जो बीच में ओशन है दैट इज द इंडियन ओशन। समझ गए। अब कौन सी डायरेक्शन बची? अब हमारे पास हमने वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट डिस्कस कर लिया, बचा साउथ। इसके साउथ में नीचे को है यहां पर एंटार्क्टिका और इसके नीचे कौन सा ओशन है? इट इज साउथ में है सदर्न ओशन, करेक्ट। यहां पर सबसे बड़ा और सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट देखा गया है अफ्रीका में, जो कि है यहां पर ऊपर की तरफ, एंड दैट इज द सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। तो अफ्रीका एक अकेला कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबकी लाइन पास होती है, ठीक है। थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो मैं अभी फिर से अभी समझाती हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको अफ्रीका दिखाया है। अफ्रीका को ध्यान से देखो तो एक इक्वेटर की लाइन है जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्थ जो है ना, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन पास होती है जो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इस ग्लोब में अगर आप देखोगे तो ये लाइन आपको ना यहाँ पर दिखाई देगी, एक मोटी सी गोल्डन येलो कलर की लाइन दिखाई देगी जो बिल्कुल बीच से पास कर रही है। तो ये अर्थ को ना 2 हिस्सों में बांट रही है। ऊपर रह जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस लाइन के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री पे, इस लाइन को हम 0 डिग्री मानते हैं, राइट। और ये इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर, करेक्ट। अब इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे, मतलब इस लाइन से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, N मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, 0.5 या एंड हाफ, तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो आपको एक लाइन दिखेगी जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बुलाते हैं। मतलब दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट ये हमने अर्थ को डिवाइड किया है इस हिसाब से क्योंकि इसके हिसाब से हमारे अर्थ में क्लाइमेटिक जोन्स बने हैं। समझाती हूँ, थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ इसके बारे में। 23.5 डिग्री साउथ जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा गया है। इतनी बात समझ आ गई। 0 डिग्री जो ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट रहा है दैट इज इक्वेटर। इसके ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, 23.5 डिग्री नीचे जाओगे तो 23.5 डिग्री साउथ बुलाएंगे। ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे वाला कैप्रिकॉर्न है, करेक्ट। अब अगर हम सभी कॉन्टिनेंट्स को देखें तो सभी कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों की लाइन पास होती है। अब एक छोटा सा फैक्ट, एक छोटी सी चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि इक्वेटर वाला हिस्सा वो है, मतलब ये जो अर्थ का बीच वाला ये जो बल्ज्ड आउट टमी है ना, ये जो मोटू सा टमी है ना अर्थ का, ये वो हिस्सा है अर्थ का जहां पर बहुत ज्यादा धूप रहती है। मतलब जब अर्थ की जब सन की रेज आती हैं और वो अर्थ के ऊपर गिरती हैं तो वो एकदम सीधी गिरती हैं और सीधी गिरने की वजह से यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये वो एरिया है जो डायरेक्टली इस जोन में आता है, मतलब पूरा कंट्री ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जिसकी वजह से अफ्रीका में बहुत ज्यादा गर्मी होती है।
करेक्ट। तो इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक ये जो पूरा रीजन है इसे हम ट्रॉपिकल रीजन बुलाते हैं और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा धूप देखी जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका, मतलब वो वाला अमेरिका जो नॉर्दर्न साइड पर है, तो ये है नॉर्थ में। सो नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड इट इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ है और इसके ना बीच में एक पतली सी लाइन आप देख रहे हो, राइट, एक पतला सा लैंड मास आप देख रहे हो। सो इट इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका विद इस्मस ऑफ पनामा। तो ये जो छोटा सा पतला सा लैंड मास है इसे इस्मस ऑफ पनामा हम बुलाते हैं, मतलब इस जगह का नाम है इस्मस ऑफ पनामा, करेक्ट। तो इट इज सराउंडेड बाय ईस्ट में, अब जैसे हम बात कर रहे थे जो ओशन अफ्रीका के वेस्ट में था वो अमेरिका के ईस्ट में है। तो अफ्रीका के वेस्ट में कौन था? अटलांटिक ओशन, तो यहां पर इसके ईस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन है, करेक्ट। अब साइड्स बना लेनी चाहिए थोड़े अच्छे से, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट में क्या आ गया? अटलांटिक ओशन। वेस्ट में अगर आप चले जाओगे तो ये पैसिफिक ओशियन है, राइट। नीचे जाओगे तो इसके नीचे है साउथ अमेरिका और ऊपर जाओगे तो ऊपर ना आपको यहाँ पर आर्कटिक सर्कल वाला ही एरिया दिखाई देगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं नाउ, अब यहाँ भी दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है अफ्रीका और ये है साउथ अमेरिका। तो इसके साउथ में है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर है एटलांटिक ओशन, राइट। ऊपर देखोगे तो ऊपर ये सारा आर्कटिक सर्कल वाला एरिया है जहाँ बहुत ठंडा रहता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द साउथ अमेरिका विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ना ये भी आपको एक ट्रायंगल की शेप में देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक नीचे ट्रायंगल शेप का एक कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज साउथ अमेरिका। अब इसके भी ईस्ट में, जैसे हम वहां पर बात कर रहे थे, तो इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट में अटलांटिक और वेस्ट में पैसिफिक है, राइट, सेम एज नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट। अब साउथ में सदर्न ओशन है और नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट। सो इट इज वेल नोन फॉर द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हम वैसे भी बाय एंड ऑफ दिस बुक हम ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो और डिटेल में आपको पता चलेगा। सो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अब यहाँ पर देखो, सो दिस इज साउथ अमेरिका एंड दिस इज वेल नोन फॉर द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ओके। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज एंटार्क्टिका। इसे हम फ्रोजन लैंड बुलाते हैं क्योंकि 90% जितनी भी आइस पूरी दुनिया में है उसकी 90% सिर्फ एंटार्क्टिका में है। तो एंटार्क्टिका कहाँ है? बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल नीचे जाकर। और ये सबसे, मतलब अगर हम इसको आर्कटिक से कंपेयर करें तो आर्कटिक कहाँ है? चलो फिर से देखो, यहाँ पर है आर्कटिक ओशन, यहाँ पर है एंटार्क्टिक ओशन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक है और सदर्न में एंटार्क्टिक है। ये ग्लोब या फिर मैप लेके इस चैप्टर को पढ़ना अच्छे से, बेसिकली ये जो फर्स्ट पार्ट है ना चैप्टर का, इसको बिल्कुल ऐसे पढ़ना ताकि ना जब आप आगे का चैप्टर पढ़ो ना, जब आप कॉन्टिनेंट्स पढ़ो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर वर्ल्ड की 90% आइस है एंड इट इज इवन कोल्डर देन द आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पर कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिसर्च स्टेशन है, मतलब साइंटिस्ट आते हैं, वो अर्थ साइंस की, क्लाइमेट की, मेडिसिन की या ह्यूमन फिजियोलॉजी की यहाँ पर स्टडी करते हैं और फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चले जाते हैं। सो टेक्निकली यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है और टेक्निकली हम इसको डेजर्ट बुलाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो कहां पर है एंटार्क्टिका? ये है एंटार्क्टिका। अब ऐसा क्यों होता है कि पोल्स पे ज्यादा ठंडी होती है? कभी सोचा है? तो पोल्स पे ज्यादा ठंड होने का रीजन है कि ये जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पर जब सन की लाइट आती, मतलब सन की जब रेज गिरती है ना, तो वो ना बहुत ही स्लैंटिंग गिरती है, मतलब बहुत कम हीट जो है वो यहाँ तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से पोल्स, मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं ना, वैसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है, वैसे थोड़ा ठंडा होता जाता है।
जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे वहां पर ठंडी होती जाएगी। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। पता है, जब हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो साउथ अमेरिका से भी इक्वेटर की लाइन निकलती है, ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ देखें तो इक्वाडोर से होके निकलती है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना एक वो जगह है जो इक्वेटर जहाँ से पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना बहुत मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर एरिया रीजन्स, जहाँ से इक्वेटर की मतलब जो इक्वेटर पर आते हैं सिटीज वहां से। द रीजन बीइंग उसकी हाइट, वो उसकी जो सी लेवल से हाइट है वो बहुत ज्यादा है। पढ़ोगे आप अभी साउथ अमेरिका में ये सब। नाउ कमिंग ऑन टू द स्मॉल माइटी कॉन्टिनेंट विच इज यूरोप। तो यूरोप छोटा है लेकिन हाईली डेवलप्ड है। तो यूरोपियन जो नेशंस है वो एक ऐसे मतलब एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां मोस्टली नेशंस डेवलप्ड नेशंस हैं। इसके नॉर्थ में, चलो फिर से बनाते हैं, सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब ये यहाँ पर देखो, ये है हमारा, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है ये छोटा सा रीजन यूरोप का। यूरोप के ऊपर है आर्कटिक ओशन, इसके वेस्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, और इन दोनों के बीच में एक ओशन है विच इज द अटलांटिक ओशन। इसके साउथ में जाओगे तो साउथ में है मेडिटेरेनियन सी, और उसके नीचे है अफ्रीका, राइट। तो ये है रेड, ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है अफ्रीका, करेक्ट। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन और ऊपर है आर्कटिक ओशन। अब क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट को अगर आप देखो तो ऐसे ना टूटा हुआ लैंड मास है, मतलब काफी एकदम जैग्ड सा कॉन्टिनेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा पोर्ट्स देखे जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट कॉन्टिनेंट विच इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इवन ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ एक कंट्री भी है। तो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर देखो, ये आपको, हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल नीचे आके आपको एक छोटा सा लैंडमास दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साउथ में क्या है वो देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर आप इस कॉन्टिनेंट के ईस्ट में जाओगे तो आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन कहाँ था, इनके साइड पर, अमेरिका के साइड पर, करेक्ट। तो यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और इनके बीच में है पैसिफिक ओशन। इसके अगर आप वेस्ट को जाते हो, वेस्ट की तरफ को, तो ये है ऑस्ट्रेलिया और इसके वेस्ट में ये पूरा इंडियन ओशन है, राइट। इसके साउथ में जाते हो सदर्न ओशन है और नॉर्थ में जाते हो तो एराफुरा सी है। Now it is the smallest continent in size. Okay. Now coming on to this, so ये है हमारा कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में इस तरफ है अफ्रीका, राइट। और इसको अगर हम दूसरी तरफ से घूम के आए तो काफी बड़ा सी है, एक पैसिफिक, काफी बड़ा एक ओशन है, दैट इज पैसिफिक ओशन। और फिर ये दोनों लैंड मास आते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, नाउ द एरिया, लैंड एरिया कवर्ड बाय द कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये अलग अलग परसेंटेज के लैंड एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लैंड एरिया एशिया का है और सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर आपको पूरी परसेंटेज दी गई है। तो एशिया 29.6, अफ्रीका 20.2, नॉर्थ अमेरिका 16.2, साउथ अमेरिका 11.8, एंटार्क्टिका 9.5, यूरोप 7, ऑस्ट्रेलिया 5.7। तो ये है इनकी परसेंटेज। और इसको थोड़ा सा अगर आपको विजुअली समझना है तो आप इनको ऐसे समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा एशिया, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो एशिया का जो पूरा लैंड मास है वो ऑस्ट्रेलिया से 5 टाइम्स बड़ा है। ओके, तो बहुत बड़ा है एशिया, ऑस्ट्रेलिया छोटा सा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर लैंडफॉर्म्स, जो कि हमारा चैप्टर है। तो चैप्टर में कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जो हम पढ़ने भी वाले हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज, बेसिन्स, वैलीज, प्लेन्स। सो दीज आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। और इसके सिवा छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स भी हैं, जैसे आइलैंड्स, पेनिनसुलास एंड इस्मस। सो दीज आर द माइनर लैंडफॉर्म्स। ओके, शुरू करेंगे सबसे पहले माउंटेन्स के साथ। तो माउंटेन्स मतलब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां,
बर्फ से ढकी हुई चोटियां, है ना। सो माउंटेन्स दे आर द ह्यूज एलिवेटेड पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड दे यूजुअली अपीयर लॉन्ग एंड नैरो चेन ऑफ रेंजेस। मतलब अगर हम पहाड़ बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, एक पहाड़ के साथ दूसरा, दूसरे के साथ बहुत सारी एक लंबी सी चेन हम देखते हैं। सो माउंटेन्स हैव स्टीप एंड जेंटल स्लोप, या तो ऐसे एकदम खड़े पहाड़ होंगे या फिर वो थोड़ी सी जेंटल आपको स्लोप देखने को मिलेगी। दे आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज, इंटीरियर रीजन्स और नियर द प्लेन्स। तो माउंटेन्स जो है वो इन सब एरियाज में कहीं पर भी मिलती हैं। नाउ एक बात पूछूं आपको, क्या आपने कभी सोचा है कि माउंटेन और हिल में असली फर्क क्या है? मैं आपको समझाती हूं। ये है माउंटेन और ये है हिल। तो अगर आप दोनों को देखो तो हिल ना एक छोटी सी चोटी होती है, एक ऊपर उठी हुई जगह, काफी एक राउंडेड सा उसका टॉप होता है। माउंटेन बहुत ऊंचा और ज्यादा स्टीप होता है एज कंपेयर टू द हिल। माउंटेन्स जो है वो जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बनते हैं और इसमें ना हाइट का भी गेम है। अगर 600 मीटर यानी कि 2000 फीट से लंबा है तो माउंटेन है, और अगर छोटा है तो हिल है। तो माउंटेन की पीक्स जनरली शार्प और रग्ड होती हैं, वहीं पर हिल की पीक्स जो है वो थोड़ी राउंडेड होती हैं। तो अब समझ आया फर्क बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स। ओके, चलो अब हम बात करते हैं 3 मेन माउंटेन के टाइप्स की। पहले है फोल्डेड माउंटेन्स और दूसरे वॉल्केनिक एंड थर्ड आर द ब्लॉक माउंटेन्स। इन तीनों को समझेंगे क्या है। अब अगर हम माउंटेन्स में बात करें तो हम हिमालयाज की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या आपको एक फैक्ट पता है कि हिमालयाज जो है वो आज भी बढ़ रहे हैं? जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हिमालयाज भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, हाउ आर दे फॉर्म्ड? तो माउंटेन्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स अंडर द अर्थ्स सरफेस। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स, अब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब ये आपस में कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, ये ऊपर को ऐसे उठती हुई जाएंगी और एक माउंटेन बन जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं एंडोजीनस प्रोसेस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब ये दो प्लेट्स आपस में सामने आती हैं तो एक प्लेट ऊपर चली जाती है और एक नीचे चली जाती है, मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं सबडक्शन। तो ये अर्थ के इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं। Okay, now coming on to the first type of mountains, which are the fold mountains, जो कुछ अर्थ क्रस्ट की फोल्डिंग की वजह से बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स तब बनती हैं जब हमारा अर्थ क्रस्ट कॉम्प्रेस हो जाता है या फिर ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है। सो दीज आर फॉर्म्ड इन रेंजेस विद सेवरल पीक्स। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी पीक्स वाली रेंजेस देखने को मिलती हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड एंड यंग फोल्ड। तो जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, वहां पर भी ये दोनों टर्म्स आती हैं और मैंने बहुत अच्छे से वहां पर भी एक्सप्लेन किया है। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होती हैं जिन्हें हम मानते हैं कि वो आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो बनी थी, और यंग फोल्ड माउंटेन्स वो हैं जो थोड़ी रिसेंट हैं, जैसे जिनका टाइम जो है ऑफ फॉर्मेशन वाज लेस देन 100 मिलियन ईयर्स अगो। तो इन दोनों में ना फर्क भी थोड़ा आपको देखने को मिलता है। जैसे जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं वो थोड़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, अब उनकी पीक्स जो हैं वो उतनी शार्प नहीं रही हैं और उनकी विद टाइम इरोजन की वजह से उनकी हाइट भी कम हो गई है। वहीं पर यंग फोल्ड माउंटेन्स आज के हिसाब से थोड़ी रिसेंट हैं, और दूसरा ये बिल्कुल ऐसे एकदम नौजवान हैं, इनकी पॉइंटेड शार्प रग्ड पीक्स हमें देखने को मिलती हैं और इनकी हाइट भी काफी ज्यादा ऊंची है। जैसे एक यंग इंसान होता है ना, बिल्कुल ऐसे सीधे बैठता है, सीधे देखता है, सुनता है, और वहीं पर एक बूढ़ा इंसान होता है वो थोड़ा ऐसे बैठता है, थोड़ा टायर्ड सा फील करता है, राइट। तो वैसे ही ये माउंटेन्स हैं। तो अगर हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स देखें तो इनके एग्जांपल्स हैं अरावलीज इन इंडिया एंड अर्ल माउंटेन्स इन रशिया। वो माउंटेन जो एशिया और यूरोप को
डिस्कनेक्ट करती है। देन यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज, तो ये सब पढ़ेंगे हम इंडिया में। जब एशिया इंडिया की बात करेंगे तो हिमालयाज, एल्प्स पढ़ेंगे जब हम यूरोप के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये सारी माउंटेन्स पीक के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम उस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑल माउंटेन्स आर समवेयर हेयर, और अगर हम अरावली हिल्स की बात करें सो दे आर समवेयर हेयर, ठीक है। तो हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज आर समवेयर इन दिस रीजन, ओके। तो ठीक है, ये बिल्कुल रफ आइडिया था बट इसी रीजन में है। नाउ कमिंग ऑन टू द यंग एंड ओल्ड फोल्ड, द ओल्ड फोल्ड हैव लो हाइट एंड दे आर worn out, young fold they are rugged, tall and sharp peaks. नाउ कमिंग ऑन टू द वॉल्केनिक माउंटेन, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका बनने का तरीका है। ये वॉल्केनिक इरप्शन से बनी हुई माउंटेन्स है। तो हमें पता है कि हमारे अर्थ के जो कोर है ना उसमें काफी सारी चीजें ऐसे उबल रही हैं जो बाहर आने के लिए ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तड़पती रहती हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन लावा, एश एंड गैसेस दे कम आउट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर लावा बाहर निकलता है, कूल होता है और हार्ड होकर एक कोन शेप की माउंटेन बना देता है। इसके होल को, जहां से ये लावा निकलता है, टॉप होल को हम क्रेटर बुलाते हैं, और वो जो पाइप होती है ना, पाइप लाइक ओपनिंग होती है, उसे हम वेंट बुलाते हैं। अब ऐसी माउंटेन्स आप कहाँ देखते हो? माउंट फूजी इन जापान इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। वैसे ही किलिमंजारो माउंटेन इन टैंजिया, कैरेक्टोआ इन इंडोनेशिया। तो ये सारी ही वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना ना आपके लिए मस्ट है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स विच आर ब्लॉक माउंटेन्स। वाओ, ब्लॉक कैसे बने ये ब्लॉक्स के जैसे माउंटेन्स? तो बेसिकली जब अर्थ क्रस्ट में कोई कहीं पर फॉल्ट या क्रैक आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे अगर हमारे पास ये एक अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अब मान लो अर्थ क्रस्ट थोड़ा ऐसे से बनाते हैं, अब इसमें ना यहाँ पर बीच में क्रैक आ गया। अब क्या होगा, ये जो बीच का एरिया है ना जहां पर क्रैक आया है, वो वाली जमीन नीचे को सिंक हो जाएगी, और बाकी दो चीजें जो है ना, बाकी दो स्ट्रक्चर्स हैं वो साइड पर ऐसे ही खड़े रहेंगे, और वैसे ही बनती हैं हमारी ब्लॉक माउंटेन्स। सो दे आर रेज्ड ब्लॉक्स फ्रॉम स्टीप साइडेड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ वाली साइड होगी ना, ये काफी स्टीप देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल वोस्जीज एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन यूरोप एंड विंध्यास इन इंडिया। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। तो ये माउंटेन्स जो है ना, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या ये इंपॉर्टेंट हैं भी? बिल्कुल है। माउंटेन्स डिसाइड कि किसी जगह का क्या वेदर होगा, क्योंकि ये इतनी ऊंची होती हैं कि ये हवा को रोक सकती हैं। जब हम आगे जाएंगे, जब हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये सब पढ़ेंगे, तो साउथ अमेरिका में आप देखोगे कि एक बड़ी सी रेंज है, और उसके अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो खूब सारी बारिश होती है, लेकिन उसके वेस्ट में ना एकदम से वो कुछ ऐसी जगह है जो बहुत गर्म है, और वहां पर डेजर्ट्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि इधर से माउंटेन रेंज है, हवा आएगी, माउंटेन से टकराएगी, सारी बारिश नीचे गिर जाएगी, और इस तरफ को, माउंटेन के दूसरी तरफ को बारिश ही नहीं होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ना कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ आपको ना और क्लैरिटी आएगी। तो यस, माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दे आर द सोर्स ऑफ रिवर्स। तो माउंटेन्स में ग्लेशियर्स होते हैं, बहुत ऊंची होती हैं, स्नो गिरती है, तो यहाँ पर ना ग्लेशियर्स बनते हैं, और इन्हीं ग्लेशियर्स से जब आइस मेल्ट होती है तो वो सारा पानी रिवर्स में आता है। रिवर्स जब बहती हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, मिट्टी भी आती जाती है, और मिट्टी को ना वो साइड साइड पे लगाती जाती हैं। सो दे फॉर्म द फर्टाइल वैलीज विच आर वेरी क्रूशियल फॉर फार्मिंग। देन हाइड्रो पावर्स फ्रॉम रिवर्स। तो इन्हीं रिवर्स पे ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, पानी को रोका जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। देन दे प्रोवाइड फ्लोरा, फौना, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। दे ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट बाय ब्लॉकिंग विंड्स एंड कॉजिंग रेनफॉल, जैसे मैं बात कर रही थी। सो दे सपोर्ट ओवर 720 मिलियन पीपल ग्लोबली, एंड दे आर ग्रेट फॉर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट। लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, हाइक्स पे जाते हैं, लोग माउंट एवरेस्ट भी चढ़ने जाते हैं। इवन टूरिज्म में गर्मी होती है तो सबसे पहले कहा चलो पहाड़ों में चलते हैं, राइट। सो दे आर वेरी दे अट्रैक्ट पीपल फॉर टूरिज्म, घूमने के लिए, छुट्टियां एंजॉय करने के लिए।
अब हम बात करते हैं सेकंड मेजर लैंड फॉर्म की, विच इज प्लेटू। तो प्लेटू क्या होता है? ऐसे आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि एक जमीन के ऊपर ना एक टेबल रखा हुआ है, बस वही लैंड के ऊपर रखा हुआ टेबल जो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है उसे हम प्लेटू बुलाते हैं। सो दीज आर द अपलिफ्टेड फ्लैट रीजन्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। तो इसके आसपास की यहाँ की लैंड पूरी फ्लैट होगी और ये ऊपर एक टेबल जैसा दिखाई देगा अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, स्पेस से देखेंगे। So they are also called plains in the air or the highlands. So a plateau is flat on top and drops steeply to the surrounding land. और साइड को एकदम स्टीप होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे सीधी स्टीप ये हमें देखने को मिलता है। तो एक इसमें फैक्ट बताऊं, फन फैक्ट या फैक्ट, तो जो तिब्बतियन प्लेटू है इट इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटू। तो जो तिब्बतियन प्लेटू है दैट इज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटू, इसलिए उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द प्लेटू के एग्जाम्पल्स, जैसे अगर हम एशिया में बात करें तो तिब्बतियन प्लेटू जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है, देन डेक्कन प्लेटू जो इंडिया में है इज द लार्जेस्ट in India, then Chota Nagpur Plateau is rich in minerals. Colorado Plateau in USA has Grand Canyons, ठीक है, वहां पर ग्रैंड कैनियंस है यहाँ पर। देन ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू कवर्स लार्ज फर्टाइल रीजन। तो प्लेटूज जो होते हैं वो इकोनॉमिकली ना काफी वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि दे आर रिच इन मिनरल्स, मेटल्स, फर्टाइल सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर माइनिंग, फार्मिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सारे ही पर्पस सॉल्व हो जाते हैं इन प्लेटूज में। तो अगर हम दुनिया के काफी इंपॉर्टेंट प्लेटूज की बात करें उनमें से एक तो तिब्बतियन प्लेटू है और दूसरा एक डेक्कन प्लेटू है। तो डेक्कन प्लेटू इंडिया में है और तीसरा छोटा नागपुर प्लेटू, ये इतना मिनरल रिच है कि यहाँ पर मतलब जो खेती है ना वो बड़ी अच्छे से होती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द प्लेटूज आर क्लासिफाइड बाय फॉर्मेशन एंड लोकेशन। तो अभी प्लेटूज के टाइप्स है, तो प्लेटूज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि वो कैसे बने हैं और वो कहाँ पर हैं, राइट। अब 5 तरह के हैं, टेक्टोनिक, वोल्केनिक, डाइसेक्टेड, इंटरमाउंटेन एंड पेडमाउंट। क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। टेक्टोनिक, जैसे कि नाम हमें बता रहा है, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से। सो दे आर फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स क्रस्टल प्लेट। जो अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स होती है ना उनकी मूवमेंट की वजह से बनते हैं। जैसे टेक्टोनिक माउंटेन्स भी थी तो वो भी उसी वजह से बनती है, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से। सो दीज आर द लार्ज लैंड इज अपलिफ्टेड बाय द टेक्टोनिक फोर्सेस। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक लैंड होती है जो टेक्टोनिक प्लेट की टेक्टोनिक फोर्स की मूवमेंट की वजह से अपलिफ्ट हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीकन प्लेटू एंड टर्किश ईरानियन प्लेटू। क्या आपको पता है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं नॉट ओनली फॉर माउंटेन्स बट प्लेटू टू? तो नहीं पता होगा तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो ये अर्थ प्लेट की मूवमेंट की वजह से बने हुए प्लेटूज हैं। नाउ वॉल्केनिक, जैसे वॉल्केनिक माउंटेन्स थी जो वॉल्केनोस की वजह से बनी थी वैसे ही प्लेटूज भी होते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ लावा कूलिंग एंड सेटलिंग ओवर टाइम। तो लावा स्प्रेड हो जाता है और वो फ्लैट लैंड्स बना देता है एट हाई एलिवेशन। तो काफी ऊपर हाई एलिवेशन पे वो फ्लैट लैंड्स बना देता है और वो बन जाते हैं प्लेटू। कैसे प्लेटूज एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कोलंबिया प्लेटू इन यूएसए, डेक्कन प्लेटू जो हमारी कंट्री में जो प्लेटू है डेक्कन प्लेटू, दैट इज अ वॉल्केनिक प्लेटू। तो मतलब एक टाइम में इंडिया में भी वॉल्केनो आया था, राइट। नाउ मालवा प्लेटू विच इज अगेन इन इंडिया। द नेक्स्ट टाइप इज द डाइसेक्टेड प्लेटू। मतलब एक ऐसा प्लेटू है जिसका ना डाइसेक्शन कर दिया गया, मतलब उसको काट दिया गया है। तो प्लेटू तो वैसे ही एक हाई लैंड्स होती है जो ऊपर से फ्लैट होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटू है जिसके सर्फेसेस काफी इरेगुलर देखे गए हैं। और इरेगुलर क्यों? हवा की वजह से, विंड की वजह से या फिर बारिश की वजह से इसकी शेप ऐसी बन गई है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हवा चली, नदियां बही, बारिश हुई और उस वजह से इस प्लेटू को ना ये प्लेटू धीरे धीरे कटता गया है और हमें मिल गया है डाइसेक्टेड प्लेटू, राइट। तो इसमें कैनियंस और वैलीज दोनों ही देखे जाते हैं। नाउ एग्जाम्पल कोलोरेडो, ओके, दे आर कॉमन इन एरिड एंड ड्राई एरियाज। देन कोलोरेडो प्लेटू ऑफ यूएसए, ब्राजीलियन प्लेटू ऑफ मैटो ग्रोसो।
तो एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस किए कोलोराडो प्लेटू एंड ब्राजीलियन प्लेटू। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटर माउंटेन प्लेटू। तो ये कैसे प्लेटू होते हैं? इंटर माउंटेन मतलब माउंटेन्स के बीच में बने हुए प्लेटू। तो साइड साइड में बड़ी ऊंची ऊंची माउंटेन्स होंगी और बीच में ये प्लेटू बना होगा। दे आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय हाई रेंजेस। तो इसका नाम ही बता रहा है माउंटेन के बीच का प्लेटू। सो फॉर एग्जाम्पल तिब्तिन प्लेटू। तो यहाँ पर ये तिब्तिन प्लेटू कहाँ पर है कि साइड में ना हिमालयन रेंज है और कुनलुन रेंज है। तो ये हिमालयन और कुनलुन के बीच में बना हुआ ये प्लेटू है जिसे हम तिब्तिन प्लेटू बुलाते हैं। नाउ पीडमोंट प्लेटू। तो पीडमोंट प्लेटू जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेन और ओशन। मतलब एक माउंटेन होगी और दूसरी तरफ क्या होगा, एक प्लेन्स होंगे या फिर ओशंस होंगे। तो ऐसे पीडमोंट प्लेटू ऐसी जगह पर होते हैं। सो दे आर जनरली एट द फुट ऑफ द माउंटेन। एग्जाम्पल पीडमोंट प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड पेटागोनिया प्लेटू ऑफ द साउथ अमेरिका। राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द बेसिन्स। बेसिन्स क्या होते हैं? बेसिन्स नेचुरल बाउल होते हैं ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली ये जो बेसिन होते हैं ये लो लाइंग एरियाज या डिप्रेशंस होते हैं अर्थ सरफेस पर, और इनके आसपास ना हाई लैंड्स होती हैं सारी तरफ। मतलब ऑन ऑल साइड्स दे आर सराउंडेड बाय हाईलैंड्स एंड दे आर ऑफन फाउंड अलोंग द एजेस ऑफ द प्लेटू। तो ये जो प्लेटूज है ना, प्लेटू के एज पे हमें बेसिन्स देखने को मिलते हैं। आसपास हाईलैंड है और उनके एज पर क्या है? उसके एज पर है बेसिन्स। सो वाटर इन बेसिन्स ऑफन फॉर्म इनलैंड ड्रेनेज। तो बेसिन्स ना इनलैंड ड्रेनेज करते हैं, मतलब कि इनका पानी कहीं सी या ओशन में जाके ड्रेन नहीं होगा, बल्कि वहीं आसपास कहीं पॉन्ड या लेक में पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे तेरिम बेसिन इन एशिया, सदम बेसिन इन एशिया, छाड बेसिन इन अफ्रीका। और एक फैक्ट बताऊं, कुछ बेसिन्स जो हैं दे आर सो आइसोलेटेड दैट रिवर्स इनसाइड देम जस्ट इवेपोरेट एंड दे फॉर्म सॉल्ट लेक्स एंड नॉट ओशंस। तो यहाँ पर सॉल्ट लेक्स तक देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द वैलीज। तो वैलीज बड़ी सिंपल है। अगर आप हिमाचल में जाओगे कुल्लू मनाली साइड तो वहां पर ना आपको वैली दिखाई देगी, रिवर वैली। तो वहां के होटल्स के नाम भी ऐसे होते हैं, एप्पल वैली, रिवर वैली, ये वैली, वो वैली। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे दो पहाड़ होंगे और उनके बीच से ना एक रिवर निकल रही होगी। सो वैलीज आर लो लाइंग लैंड्स बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स cutting through rocks over time, tectonic movements when land sinks between the two faults। तो ये दो रीजंस हैं कैसे वैलीज बनती हैं। या तो रिवर्स रॉक्स को ओवर टाइम कट करते हुए उन्होंने अपना रास्ता बना लिया है, या फिर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से वो एक फॉल्ट मतलब दो फॉल्ट जो लैंड है ना वो सिंक हो गई है बिटवीन दीज टू फॉल्ट्स। सो दे आर फॉर्म्ड बाय एक्सोजीनस फोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ। तो मोस्टली ये देखा गया है कि ये वैलीज एंडोजीनस फोर्सेस, मतलब वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से हैं उनकी वजह से नहीं बन रही हैं, बल्कि ये उसकी वजह से है जो अर्थ के बाहर से हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज वैलीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, रिफ्ट वैली, ग्लेशियल वैली एंड द रिवर वैली। तो रिफ्ट वैली दे आर फॉर्म्ड व्हेन लैंड सिंक्स बिटवीन टू फॉल्ट। जब दो फॉल्ट के बीच की लैंड सिंक कर जाती है तो उससे रिफ्ट वैली बन जाती है। ग्लेशियल वैली फॉर्म्ड बाय मूविंग ग्लेशियर्स। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार ग्लेशियर आ गया है ना, सुना होगा ना, ये वीडियोस में भी देखा होगा। अभी रिसेंटली पिछले साल सोनमर्ग में या गुलमर्ग या सोनमर्ग मतलब कश्मीर में ही ग्लेशियर आया था। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो ग्लेशियर मूव करते हैं ना इनकी वजह से भी वैलीज बन जाती हैं। फिर रिवर वैलीज विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्लोइंग रिवर्स, जो रिवर फ्लो कर रही होती है उसकी वजह से कुछ वैलीज बनती हैं। फैक्ट, तो वैलीज मेड बाय ग्लेशियर्स आर यू शेप, और वो वैलीज जो रिवर्स बनाती हैं वो वी शेप की बनती हैं। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। तो रिवर वैली अगर आप देखोगे तो ऐसे होती हैं वी शेप की, और अगर आप यही वैलीज देखोगे जो ग्लेशियर ने बनाई है तो वो ऐसे यू शेप की वैलीज देखने को मिलेंगी। नाउ कमिंग ऑन टू द रिफ्ट वैलीज। तो रिफ्ट वैलीज अब इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो दे आर फॉर्म्ड बाय लैंड सिंकिंग बिटवीन द टू ब्लॉक माउंटेन्स। दो ब्लॉक माउंटेन्स है उसके बीच की लैंड सिंक हो गई, बन गई रिवर वैली।
रिफ्ट वैली। ओके, सो नर्मदा वैली, जैसे रिफ्ट आ गया दो माउंटेन्स के बीच में और अब वो एक दूसरे से दूर हो गई और बीच में आ गया एक स्पेस और वहां बन गई वैली। सो नर्मदा वैली ऑफ इंडिया, तो ये एग्जांपल है नर्मदा वैली ऑफ इंडिया का। नाइल वैली इन इजिप्ट, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्ट वैलीज। नाउ कमिंग ऑन टू द रिवर वैली, सो रिवर वैलीज दे आर फॉर्म्ड बाय फ्लोइंग वाटर कटिंग थ्रू द लैंड, तो ये वी शेप की होती हैं और इसके एग्जाम्पल है राइन वैली ऑफ यूरोप एंड दामोदर वैली ऑफ इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेन्स, प्लेन्स क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसे वास्ट फ्लैट लैंड्स होती हैं और लो लाइंग लैंड्स भी बुलाते हैं। यूजुअली दे आर लेस देन 200 मीटर अबव द सी लेवल, तो सी लेवल से इनकी जो हाइट है ना वो सिर्फ 200 मीटर्स होती है। ऑफन फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट्स और नियर द कोस्ट, तो ये ऑफन प्लेन्स कैसे, मतलब यूजुअली प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो प्लेन्स बनते हैं जब रिवर डिपॉजिट्स हो जाते हैं या फिर कोस्ट के पास हमें ये प्लेन्स देखने को मिलते हैं। सो रिवर प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड दे आर आइडियल फॉर फार्मिंग, क्योंकि जैसे पानी आता है वो साइड में फर्टाइल सॉइल को डिपॉजिट करता जाता है, तो ये जो साइड्स होती है ना ये काफी फर्टाइल हो जाती हैं। फॉर द फन फैक्ट इज ड्यू टू देयर फ्लैट सरफेस प्लेन्स आर परफेक्ट फॉर बिल्डिंग cities, roads, railways and airport. Although it is not a fun, but yes, it is a fact. तो क्योंकि यहाँ पर लैंड जो है वो फ्लैट होती है, तो यहाँ पर सिटीज बनाने के लिए, रोड्स, रेलवेज, इवन एयरपोर्ट्स बनाने के लिए काफी अच्छी जगह मिलती है। देन स्ट्रक्चरल प्लेन्स, सो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू uplift of sea floor by Earth's internal forces, right? तो ये जो सी का फ्लोर होता है ना वो अपलिफ्ट हो जाता है। सो अपलिफ्ट ऑफ सी फ्लोर बाय अर्थ्स इंटरनल फोर्सेस, अर्थ के अंदर की फोर्सेस की वजह से जो सी का फ्लोर होता है वो ऊपर आ जाता है और उससे स्ट्रक्चरल प्लेन्स बन जाते हैं। सो फ्लैट एंड ब्रॉड नियर द कोस्ट लाइन, तो जो कोस्ट लाइन होती है उसके पास फ्लैट होते हैं और काफी ब्रॉड होते हैं। एग्जाम्पल गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए, नॉर्दर्न रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज इरोजनल प्लेन्स, मतलब ऐसे प्लेन्स जो टाइम के साथ साथ ना घिस गए हैं, मतलब प्लेन्स थे अब विद टाइम हवा, पानी, तूफान, इन सब की वजह से अब ये इरोड हो गए हैं। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय इरोजन ऑफ हिल्स और प्लेटूज, तो पहले ये हिल्स और प्लेटूज हुआ करती थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये इरोड हो गए और अब यहाँ पर क्या बन गए बताओ, प्लेन्स बन गए। सो विंड्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स वेयर डाउन लैंड ओवर द टाइम। तो हम क्या देखते हैं कि विद टाइम ना, अगर आज से 500 मिलियन साल पहले की बात करो तो अर्थ कुछ और दिखाई देती थी। शायद जहां पर आज माउंटेन है वहां शायद उस टाइम डेजर्ट होता होगा, शायद जहां पर आज पानी है वहां तब लैंड होती होगी। तो विद टाइम ड्यू टू दीज नेचुरल फोर्सेस, हवा, रेन, इन सब की वजह से, इवन अर्थ की मूवमेंट की वजह से, अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से चीजें विद टाइम चेंज हुई हैं। ऑल्दो आज भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप अपनी सिटी को, अच्छा अगर आप ना कोई ऐसे कोस्टल रीजन को देखो, तो कोस्टल रीजन को आप आज से 100 साल पहले देखो और आज देखो, आपको विजिबल डिफरेंसेस दिखाई देंगे, राइट? तो अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला में ना कोस्ट जो था वो, मतलब जो सी था वो काफी आगे हुआ करता था और वो जो बीच वाला एरिया था वो काफी बड़ा था। लेकिन आज अगर आप आज देखो ना तो पानी काफी सिटी की तरफ आ चुका है, तो वो जो बीच वाला एरिया था ना वो छोटा हो चुका है। तो विद टाइम ना चीजें चेंज होती हैं, ऑल ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। Okay, again that is again a natural force only. Example, Kashmir of India and northern Canada and Europe, तो ये सारे इरोजनल प्लेन्स हैं, राइट? अब आते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स में, मतलब ऐसे प्लेन्स जहां पर नदियां या हवा मिट्टी गिरा के चली गई हैं, तो यहाँ पर अब डिपॉजिट्स हो चुके हैं, यहाँ पर सेडिमेंट्स हुए हैं। तो किसकी वजह से? पानी की वजह से, विंड की वजह से या आइस की वजह से। तो ये काफी फर्टाइल देखी गई है ये लैंड्स या ये प्लेन्स, और दे आर सूटेबल फॉर क्रॉप्स। एग्जाम्पल, इंडो गैंगटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, यांगेज इन चाइना एंड मिसिसिपी इन यूएसए। तो क्या आपको पता है कि बहुत सारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वो रिवर प्लेन्स के आसपास ही बनी हैं? जैसे कौन सी बड़ी है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो इवन इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर के अराउंड है, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशन हैं, कुछ पढ़ ली हैं, कुछ आगे पढ़ोगे अभी आप। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस
of plain. So do you think that the plains are important? मुझे तो लगता है, क्योंकि इतनी फर्टाइल सॉइल मिलती है, भाई क्रॉप्स आती है, फार्मिंग के लिए अच्छा हो जाता है, खाना मिलता है. सो मोस्ट सिविलाइजेशन, सिटीज एंड इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड हियर. क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, शुगर केन आर ग्रोन एंड दे आर ईजियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. तो मतलब रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स बनाने में, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में प्लेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दीज प्लेन्स सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन ड्यू टू द फर्टाइल एंड ईजी लाइफ. अब क्योंकि प्लेन है तो प्लेन पे कंस्ट्रक्शन भी आसान है, चीज़ों को लाना ले जाना भी आसान है, यहाँ की सॉइल भी फर्टाइल है. तो इस वजह से यहाँ पर ना, मतलब अगर हम इंडिया में भी देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमें प्लेन्स में दिखाई देती है, क्योंकि एज कंपेयर टू mountainous regions, life is better over here. Now famous fertile plains: Indo-Gangetic plains of India, Mississippi plains in USA and Ganges plain in China. तो ये एग्जाम्पल बार बार लिखे गए हैं ताकि आप इनको लर्न कर लो. ये लर्न ही करने पड़ेंगे, इनमें कुछ कर नहीं सकते, राइट? बाकी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, बट ये लर्न करने पड़ेंगे. Now discuss and think and discuss. So why ancient civilization बिगेन इन प्लेन्स? क्यों? क्योंकि वहाँ घर बनाना ईजी थे, वहाँ फूड ग्रो करना ईजी था, वहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा थी. फर्टाइल प्लेन्स थे तो कांस्टेंट फूड सप्लाई थी, रिवर्स थी तो ट्रांसपोर्ट भी था और पानी भी था. इसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड काफ़ी अच्छा था, इंडस्ट्रीज ग्रो हुई और ग्रोथ भी हुई. सो व्हाई डू यू थिंक प्लेन्स आर स्टिल द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द अर्थ? इसका आंसर आप 1 लाइन में मुझे चैट पर लिख के दोगे, ठीक है? मैं वेट करूंगी सबके आंसर का. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द माइनर लैंड फॉर्म्स, जिसमें सबसे पहले आता है आइलैंड्स. तो आइलैंड्स जो हैं दे आर द लैंड सराउंडेड बाय वाटर, मतलब छोटे छोटे टापू हैं और उनके आसपास ना सिर्फ पानी है. जैसे हमने यूरोप देखा ना, तो यूरोप क्या है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, और बस पानी 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 है साथ में, लैंड के साथ में. तो दे आर बेसिकली दीज पीसेस ऑफ लैंड विच आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड एज आइलैंड्स. दे आर फॉर्म नेचुरली इन ओशन, सी, रिवर्स और लेक्स, एंड दे कैन बी वॉल्केनिक, कोरल बेस्ड एंड और फॉर्म्ड बाय लैंड राइजिंग. ओके, नाउ इंडिया में एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड्स और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइलैंड्स. सो लक्षद्वीप आइलैंड्स इन अरेबियन सी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल. तो अगर आपको ये कभी भूल जाता है कि किस तरफ अरेबियन सी है, किस तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो सीधा याद रखना बंगाल किस तरफ है हमारी कंट्री में, वेस्ट बंगाल इधर इस तरफ को है, राइट? तो वेस्ट की तरफ को है, तो वहीं पर बंगाल की तरफ ही बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ है अरेबियन सी. ओके, तो अरब कंट्रीज उस तरफ को है, वहाँ है अरेबियन सी. इवन श्रीलंका, मेडागास्कर, ये सारे क्या हैं, दीज आर द स्मॉल आइलैंड. जब अफ्रीका पढ़ोगे तब मेडागास्कर भी पढ़ोगे, तो ये भी क्या है, दीज आर अगेन द स्मॉल आइलैंड्स. श्रीलंका कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके आसपास भी पूरा पानी है. तो अगर हम एक फैक्ट चेक करें तो फैक्ट चेक में देयर आर ओवर 1 लाख आइलैंड्स ऑन दिस अर्थ. Okay, now peninsula. Peninsula is almost an island. कैसे? Peninsula is land surrounded by water on 3 sides and attached to the large landmass. तो 3 साइड पानी है. मान लो कुछ ऐसा है, ये इसको पेनिनसुला मान लेते हैं, ठीक है? तो ये 3 तरफ पानी है और एक तरफ लैंड मास है. ओके, तो हम इन्हें मिनी आइलैंड्स भी बुलाते हैं क्योंकि ये स्टिल एक मेन लैंड से कनेक्टेड होते हैं. एग्जाम्पल पेनिनसुला ऑफ इंडिया में मलय पेनिनसुला, यूरोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही सब कुछ है. मतलब वहाँ पर एक लैंड है, वो थोड़ी सी इधर से निकली हुई है, थोड़ी सी उधर से निकली हुई है, थोड़ी सी इधर से. वहाँ पर जब हम यूरोप पढ़ेंगे क्लास 7 में, तो आप देखोगे कि यूरोप को ना हमने काफ़ी ज़्यादा पेनिनसुलाज में डिवाइड किया है और उन पेनिनसुलाज में डिवाइड करके ही हम यूरोप को स्टडी भी करते हैं. पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको समझ आएगा. नाउ इस्मस इज द a land bridge between the continents. जैसे कि जल्दी से बताओ किस कॉन्टिनेंट में किन कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता हुआ हमने इस्मस पढ़ा था, रिकॉल करो. यस, अमेरिकन कॉन्टिनेंट. सो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में एक इस्मस ऑफ पनामा था, एक पतली सी लैंड जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रही थी. सो इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद वाटर ऑन बोथ साइड. तो दोनों साइड पानी है,
बीच में लैंड है, एक तरफ एक कॉन्टिनेंट है, दूसरी तरफ दूसरा कॉन्टिनेंट है. सो दे आर कनेक्टेड विद टू लार्जर लैंड masses. Example, Isthmus of Panama connecting North and South America, Isthmus of Suez connecting Africa and Asia. तो एशिया और अफ्रीका के बीच में ये पतला सा लैंड है जिसे Isthmus of Suez कहते हैं. तो ये भी एशिया और अफ्रीका को, मतलब दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है. इट सेपरेट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी. तो एक तरफ मेडिटेरेनियन सी रह जाता है यूरोप की तरफ को, और नीचे की तरफ को आ जाता है कौन सा सी? रेड सी. ठीक है, पढ़ेंगे ये सब कुछ कॉन्टिनेंट्स में, बड़े अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी. नाउ लैंड फॉर्म्स एंड पीपल. So how they affect us? So basically landforms impact human life, सेफ्टी एंड सेटलमेंट. तो हमने सिविलाइजेशंस में भी पढ़ा है, अभी भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारे लैंड फॉर्म्स है ना, ये काफ़ी हद तक ये डिसाइड करती है कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी, कितने लोग रहेंगे, कहाँ पर स्कार्स, मतलब कौन सी जगह डेंसली पॉपुलेटेड होगी, कौन सी मॉडरेटली होगी, कौन सी स्पार्सली पॉपुलेटेड होगी. सो अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस इन माउंटेन्स और प्लेन एरियाज can be dangerous. Plate areas can be dangerous, right? तो इसलिए climate varies with the landform. So mountains are generally colder, harder to access. Plains are warmer, easy to live and for farming as well. तो इसीलिए ज़्यादा population हमें plains में देखने को मिलती है. तो farming and living conditions की बात करें तो plains are बेटर ऑप्शन और बेटर चूजन एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ क्रॉप्स इजीली ग्रो हो जाती हैं, रोड्स, हाउसेज, वेल्स सब कुछ बन जाते हैं. सो माउंटेन्स आर हार्ड टू फार्म, एक्सपेंसिव फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिफिकल्ट टू फेच वाटर फ्रॉम डिस्टेंट स्ट्रीम्स. ठीक है, आगे हाउ इंडियाज ज्योग्राफी शेप्ड इट्स हिस्ट्री. तो इंडिया की ज्योग्राफी ने उसकी हिस्ट्री को कैसे शेप किया था. तो इंडिया जो है ना एक सब कॉन्टिनेंट है, तो इट इज़ लार्ज एंड जोग्राफिकली इट इज़ वेरी डाइवर्स हमारा कंट्री. सो हिमालयाज इज इन द नॉर्थ, तो वो एक नेचुरल बैरियर एक्ट किया है उन्होंने इन्वेडर से. क्यों इन्वेडर्स जो हैं वो हमारी कंट्री तक नहीं पहुंच पाए? क्योंकि नॉर्थ में ये जो बड़ी सी रेंज थी ना, इन्होंने दुश्मनों को हम तक पहुंचने से रोका है. प्रोटेक्टेड एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, तो जो हमारी पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी वो सारी ही बची हैं इस वजह से. माउंटेन पासेस हैं नॉर्थ वेस्ट में, सो दिस अलाउड सेंट्रल एशियंस टू एंटर इंडिया थ्रू फॉर ट्रेड रूट्स. ठीक है, तो ये ट्रेड रूट्स बने थे और इसकी वजह से यूरोपियंस भी हमारी कंट्री में आते थे, या सेंट्रल एशिया वाले लोग भी हमारी कंट्री में आते थे और फिर ट्रेड होता था. देन तीन तरफ सी है, नीचे भी सी है, साइड्स में भी सी है. Correct. So this helped in sea trade and cultural exchange with other nations. So this is how India's geography basically shaped our history. So I hope this is clear to you. So now rivers also shaped the civilization. तो river जैसे गंगा, इंडस, नर्मदा, उन्होंने fertile lands बना दी. So this encouraged settled farming, ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स. तो जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी वो भी हमने देखा है कि वो रिवर्स के अराउंड ही बनी है. सो रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है कि जो इंडिया का जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, रिवर्स, माउंटेन्स, पासेस, सीज जो हैं, इन्होंने हमेशा इन्फ्लुएंस किया है पीपल, वेयर पीपल लिव and how they traded and how empires rose and they fell. So this was all from our today's chapter. I hope आपको पूरा ही चैप्टर काफी अच्छे से क्लियर हुआ है. कहीं पर कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, नहीं तो लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हुए. So till then you all take care and as you all know लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.